हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th साइंस का जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं कर रहे हैं उसका पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया, जिसमें 10-20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इस सीरीज को पूरा देखिए, जिसमें साइंस का 100 इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है उसे कवर करेंगे और इसमें कम से कम 6-7-8 परिभाषाएं एक बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला क्या है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि का मतलब क्या होता है? दृष्टि मतलब आयु होता है, आँख होता है, और दोष आँख में कुछ प्रॉब्लम आ गया उसे क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। यानी आँख में जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? दिखना कम हो जाता है। आँख में जब प्रॉब्लम आती है तो दिखना कम हो जाता है। तो बोलेंगे मानव आँख जब कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा क्या बोले? जब मानव नेत्र यानी मानव का आँख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समझिए। दृष्टि का मतलब आँख हो गया, आँख में दोष आ गया। आँख में दोष आएगा तो दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। लिखेंगे मानव नेत्र जब किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है यानी अच्छे से नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष जब पढ़ें तो 3-4 बातें और ध्यान रख सकते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, अगला को बोलते हैं दूर दृष्टि, एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरा को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, अगला बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, अगला बोलते हैं आबिंदुकता। क्या बोलते हैं? आबिंदुकता। समझिए, चारों को मतलब समझिए। जब कहेंगे मानव नेत्र द्वारा दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अपने से परिभाषा लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष। उसका परिभाषा क्या होगा? कहेंगे जब मानव नेत्र द्वारा दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष लिखेंगे मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। जरा दृष्टि दोष लिखेंगे मानव नेत्र का वह दोष जब वस्तु दूर और निकट दोनों ही वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जब दोनों प्रकार की वस्तुओं को और जब मानव नेत्र द्वारा खड़ी या पड़ी लाइन को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आबिंदुकता कहते हैं। यानी क्या याद रखिएगा? खड़ी या पड़ी लाइन को जब स्पष्ट रूप से आँख नहीं देख पाता है तो उसे आबिंदुकता कहते हैं। एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। कहेगा दृष्टि दोष तो याद रखिएगा जब मानव नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। 4 प्रकार के होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा आबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जब वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जब निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष। और मानव नेत्र का वह दोष जब निकट और दूर दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और आबिंदुकता मानव नेत्र का वह दोष जब खड़ी या पड़ी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं? आबिंदुकता। चलते हैं विद्युत धारा की तरफ। देखिए, इसके पहले हम विद्युत आवेश बता चुके हैं। क्या? विद्युत आवेश कहने से किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है, या तो अपने तरफ खींचता है या अपने से दूर भेजता है तो उसे क्या कहते हैं? आवेश। आवेश का परिभाषा लिखा है किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आवेश कहलाता है। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। धारा मतलब पानी के प्रवाह की दर को पानी अगर बह रहा है तो उसे क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। लेकिन कहें विद्युत धारा तो कहेंगे आवेश इसमें बह रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा। यानी आवेश प्रवाह
की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। और इसे इसका SI जो मात्रक होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। कैसे कैसे लिखेंगे देखिए, पहले परिभाषा लिखेंगे, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद एक तीर का निशान देंगे, उसमें लिखेंगे इसे I से सूचित किया जाता है। दूसरा तीर का निशान देंगे, उसमें लिखेंगे इसका SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। अगला देखिए प्रणोद। जैसे मान लीजिए रोध का मतलब होता है रुकावट। रोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। अगर कोई करंट को रोक दे, यदि कोई चीज़ जो है करंट को रोक दे तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। यानी किसी पदार्थ का वो, मान लीजिए लकड़ी से करंट पास नहीं करेगा, यानी पूरा करंट को रोक रहा है। मान लीजिए लोहा से करंट पास करेगा, यानी करंट लोहा जो है करंट को नहीं रोक पा रहा है, तो लकड़ी का प्रतिरोध क्या हो गया? अधिक हो गया। मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को, किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोक सके, उसे वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता हो। क्या करता है? विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? R से। और इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ऐसे इसे प्रतीक लिखा जाता है, इसको बोला जाता है ओम। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध क्या होता है? कहेंगे किसी वस्तु का हुआ गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का समूहन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है विद्युत परिपथ। वो क्या होता है? जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगे, जब किसी, मान लीजिए ये पूरा हम बैटरी यहाँ जोड़ दिए, इससे करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। क्या बोले? जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगे तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है। कहेंगे प्रतिरोध को जो दर्शाने का तरीका होता है, इस प्रकार जो कर देते हैं, इसे प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का संयोजन या समूह जब बनाते हैं तो 2 या 2 से अधिक चीज़ का समूह बनाते हैं, तो बोलेंगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध। 2 या अधिक प्रतिरोध। 2 या अधिक प्रतिरोध। 2 या अधिक प्रतिरोध को जब विद्युतीय परिपथ में, क्या किसमें? विद्युतीय परिपथ में सजाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध का समूहन कहते हैं। समझिए परिभाषा। जब 2 या अधिक प्रतिरोधों को किसी विद्युतीय परिपथ में सजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाए? प्रतिरोध का समूहन कहा जाए। सजाने की विधि समझिएगा। सजाने की विधि इस प्रकार हो सकती है, मान लीजिए बहुत सारा प्रतिरोध है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, प्लस माइनस क्या होता है? बैटरी होता है। बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इसमें धारा जा रही है, ये प्रतिरोध है। ऐसा भी सजा सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस प्रकार सजावे। इस प्रकार अगर सजा देंगे, ये भी तरीका सजाने का हो सकता है। यहाँ बैटरी से हम क्या करें? कनेक्ट कर दें। ठीक है। ये प्लस, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, तो 2 तरीका सजाने का है। तो पहले तरीकों को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा जो तरीका सजाने का बताएं उसे बोलते हैं, इसको समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समझिएगा। पूछेगा पहले तो प्रतिरोध का समूहन या संयोजन क्या होता है, तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जब विद्युतीय परिपथ में सजाया जाता है तो उसे प्रतिरोध का संयोजन या समूहन कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे प्रतिरोध का समूहन या संयोजन 2 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, जितना भी करंट आएगा, देखिए एक के तार है तो इससे गुजरेगा। कहेंगे यदि सभी प्रतिरोध से समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जब सभी प्रतिरोध से समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। सभी से समान मात्रा में विद्युत धारा जा रही है, श्रेणी क्रम संयोजन।
जब सभी से अलग अलग मात्रा में विद्युत धारा जाएगी, या जो विद्युत धारा जाएगी ये जो यहाँ है वो टूट कर जाएगी। सभी से जो विद्युत धारा जाएगी वो टूट कर जाएगी। कितना, मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर 6 एम्पियर जा रहा है, तो इधर 2 एम्पियर जा रहा है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, इधर 3 एम्पियर जा रहा है, ऐसा करके टूट के जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे, समानांतर। देखिए परिभाषा से समझिए, कहेगा श्रेणी का संयोजन, तो बोलेंगे प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन, जब सभी प्रतिरोधों से कुल धारा नहीं बल्कि धारा का एक अंश प्रवाहित हो रही है। कुल धारा तो नहीं, मान लीजिए 5 एम्पीयर है तो 5 एम्पीयर इसमें जाएगा, तो कुछ इसमें जाएगा। इसमें कुल धारा नहीं बल्कि धारा का एक अंश प्रवाहित हो रही है, उसे क्या कहते हैं, समानांतर क्रम। जब कुल धारा एक ही सभी प्रतिरोध से बराबर धारा या कुल धारा प्रवाहित होगी तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। और जब सभी प्रतिरोध से अलग अलग धारा या धारा का एक अंश प्रवाहित हो रही है, जितना यहाँ धारा है उसका भाग टूट के जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर क्रम संयोजन। अपने याद कर लीजिएगा। देखिए चालक क्या होता है, कहेंगे वह पदार्थ, चालक वह पदार्थ जो विद्युत धारा का परिवहन करता है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा पास हो सकती है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तो विद्युत धारा जिससे पास होगी वो क्या कहेगा, चालक कहा जाएगा। जिससे विद्युत धारा पास नहीं होगी, विद्युत धारा नहीं गुजरेगी, उसे क्या कहेगा, कुचालक कहेंगे। और जिससे कभी विद्युत धारा गुजर सकती है, विद्युत धारा कभी तो गुजर सकती है और कभी विद्युत धारा नहीं गुजर सकती है, उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। अच्छा समझिएगा। चालक, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा से विद्युत धारा गुजर सकती है, तो इसे क्या कहेंगे, चालक। वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है, चालक कहलाता है। कुचालक वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा नहीं गुजर सकती, कुचालक कहलाता है। अर्धचालक वह पदार्थ जिससे कभी कभी विद्युत धारा गुजर सकती है, कभी कभी नहीं गुजर सकती, क्या कहलाता है, अर्धचालक। उदाहरण याद रखिएगा, जैसे में इसमें लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, जितना भी धातु है वो क्या होता है, चालक होता है। तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, चालक है। कुचालक जिससे प्रवाहित नहीं हो रही, जैसे हो गया लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्या पत्थर हो गया, ईंट हो गया, सब से धारा नहीं गुजरती है, तो सब क्या होगा, कुचालक हो गया। लेकिन अर्धचालक कौन सा, इसमें याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। जब गर्म करते हैं तो इससे विद्युत धारा जाती है, जब गर्म सेम तापमान पर रहता है, गर्म नहीं करते हैं तो इससे विद्युत धारा नहीं जाती है। इसका मतलब क्या है, ये अर्धचालक है। तो परिभाषा तीनों का, पहला चालक का परिभाषा कहेंगे वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है, चालक कहलाता है। वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा नहीं गुजर सकती है, कुचालक कहलाता है। वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा कभी कभी गुजर सकती है, कभी कभी नहीं गुजरती, क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। अतिचालक वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य हो, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध जो हो, प्रतिरोध यानी धारा को रोकने की शक्ति कितना हो, शून्य हो, इसे क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित, जितना धारा भेजे उतना पूरा प्रवाहित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अतिचालक कहेंगे। तो परिभाषा क्या याद रखना है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, क्या कहलाता है, अतिचालक कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, क्या याद रखना है, चांदी। कहेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी ही है, इसे ही अतिचालक माना जाता है। यह एक होता है, आगे कभी अगले वीडियो में हो सकता है परिभाषा बताएं, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब दो तार एक दूसरे में मिल जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे कभी कभी आग भी लग जाती है, इसे क्या कहते हैं, अतिचालक। तो याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य होता है और जिससे बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है, अतिचालक। एक बार आप सुन लीजिए, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य होता है और जिससे बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है, अतिचालक। जैसे चांदी। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम जो होता है वो निश्चित ताप पर होता है। क्या होता है, निश्चित ताप पर। निश्चित ताप का मतलब ताप नहीं बदलना चाहिए। मान लीजिए हम ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिए, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है, बाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप बदलिएगा तो दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होता है, ताप बदलने पर कभी विद्युत धारा, देखिए इसमें बताया चालक में कि ताप बदलना, ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत
प्रवाहित भी होगी और ताप नहीं बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए विद्युत पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो कहेंगे निश्चित ताप पर। ओम का नियम क्या बताया, पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ओम के नियम में किसे निश्चित रखा जाता है, तो ओम के नियम में ताप को निश्चित रखा जाता है नियत या निश्चित ताप पर, नियत या निश्चित ताप पर। चालक में तो प्रवाहित विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा जो होता है वो समानुपाती होता है विभवांतर के। किसके, विभवांतर के। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या बोले, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के विभवांतर के चिन्ह जो है समानुपाती का चिन्ह है, क्या है, समानुपाती होते हैं। याद रखिएगा अच्छे से। क्या बोले, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के विभवांतर के समानुपाती होता है, उस चालक के विभवांतर के समान। विभवांतर क्या होता है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए विभव जो होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट, इसका विभवांतर पूछा तो विभव के अंतर घटा दिए, कितना हुआ, अंतर के मतलब घटा होता है 2 वोल्ट। मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ कितना है, 3 वोल्ट है, विभवांतर पूछा कितना, 7 वोल्ट। तो विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, अगले वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। विभव किसे कहते हैं जो भी वहाँ बता दिए, शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं, इसका जो उत्तर देंगे अगले वीडियो में देंगे। तो इसका परिभाषा क्या हुआ, विभव के 2 बिंदुओं के बीच चालक में जिससे धारा प्रवाहित हो रही, चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका भी SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।